हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th साइंस के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको बार बार आपके एग्जाम में दोहरा करके पूछा जाता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आज के इस वीडियो से सीधे आपके एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि कितना बार दोहराया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। काफी इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो देखिए, अगर आपको माध्यम के अपवर्तनांक का मान पूछा जाए तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है साइन आई बटा साइन आर। तो ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख सकते हो साइन आई बटा साइन आर, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि एम बराबर क्या होता है। तो देखिए, एम बराबर जब आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो एम बराबर होता है वी बटा यू। तो ये फॉर्मूला आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो देखिए, अगर समतल दर्पण है और उसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब हमेशा ही काल्पनिक होता है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत यानी कि दाढ़ी मूंछ बनाने के लिए हम लोग किस ऐना का उपयोग करते हैं? तो हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, किसी भी लेंस द्वारा जो आवर्धन उत्पन्न होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि वो मात्रक विहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपसे कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की जो क्षमता होता है, अगर उसके एसआई मात्रक की बात किया जाए तो वो डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, डायोप्टर। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो देखिए, मानव का जो नेत्र यानी कि आंख होता है, उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो आंख के रेटिना यानी कि परितारिका वाले भाग पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें हम लोग करते हैं अवतल लेंस का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो देखिए, प्रकाश का जो लाल वर्ण होता है यानी कि लाल रंग होता है, उसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यानी कि लाल बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। और ये सभी के सभी क्वेश्चन 3 बार या फिर उससे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सीधा आपको 10 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, विद्युत आवेश जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। बाकी आप लोग ये भी याद रखिएगा कि वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, और एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। बाकी 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कूलम बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रतिरोध नहीं प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा गया है। और प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। ओम को ऐसे भी सूचित किया जाता है, तो अगर आपको ऐसे भी दिया रहे ओम मीटर तो भी करेक्ट आंसर होगा, और अगर ऐसे लिख करके भी दिया रहे तो दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं। तो जब भी किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित
होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो एक ऐसा यंत्र जिससे विद्युत धारा मापा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। और आप लोग साथ में ये भी याद रखिएगा कि वोल्टमीटर क्या कहते हैं, तो धारा के बीच के विभवांतर को नापने वाले मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए जो विभवांतर होते हैं उसका एसआई मात्रक क्या होता है, मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया है, वो वोल्ट होता है। बाकी ओम किसका होता है, तो ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। कुलाम जो होता है वो आवेश का होता है, और जो एम्पियर होता है वो किसका होता है, वो धारा का एसआई मात्रक होता है। तो ये 4 के 4 प्रश्न आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज की अगर बात किया जाए तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो एक ऐसी युक्ति यानी कि एक ऐसी मशीन जो विद्युत धारा को उत्पन्न करती है उसको हम लोग जनित्र यानी कि जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है। तो इन चारों में से आपको अनवीकरणीय ऊर्जा पहचानना है। और अनवीकरणीय ऊर्जा हम लोग किसे कहते हैं, तो एक ऐसा ऊर्जा जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। तो कोयले से प्राप्त जो ऊर्जा होता है, अगर आपने कोयले को एक बार उपयोग कर लिया, एक बार जला लिया, तो दोबारा आप लोग उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो मान लीजिए कोई भी अगर उदासीन विलयन है और उसका पीएच मान अगर आप लोग निकालोगे तो पीएच मान आपको हमेशा कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक की अगर बात किया जाए मतलब कौन है जो अलग जात का है इन चारों में से। तो देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये तीनों क्या है, एक जातीय यौगिक है। बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी कहा जाता है ये जो है ये विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जो पीएच का मान होता है वो 7 से लेकर के 7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो देखिए समझिए ऐसे कि अगर कोई नीला लिटमस पत्र है और उसको कोई विलयन लाल कर देता है, इसका मतलब वो विलयन क्या है, वो विलयन जो है वो आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो वो 7 से अधिक होता है। और यहाँ पे 7 से अधिक केवल एक ही है, वो है 10, तो 10 उसका पीएच मान होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 23 नंबर काफी इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पीतल है, तो आपको बताना है पीतल क्या है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि पीतल जो होता है वो एक मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ध्यान बस इतना रखना है कि आपसे धातु पूछा गया है या फिर अधातु। यहाँ पे अधातु पूछा गया है तो ब्रोमीन हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है तो आप लोग पारा के साथ जाइएगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा, बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपसे अधातु पूछा गया है या फिर धातु पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि एल्कोहल जो होता है उसका क्रियाशील मूलक होता है OH। तो ऐसे वाला OH जो रहता है वो क्या होता है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। बाकी आप लोग CHO याद रखिएगा, एल्डिहाइड का होता है। COOH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है। तो ये दोनों भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको सेम ही पूछा गया है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो अगर CHO की बात किया जाए तो इसको एल्डिहाइड कहा जाता है। आप
आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ओजोन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है O3 और O3 में कितने ऑक्सीजन के परमाणु है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 परमाणु है, तो 3 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम यानी जिसका सूत्र जो होता है वो He होता है। आप लोग याद रखिएगा ये कैसा तत्व होता है, तो ये अक्रिय तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो अगर स्वपोषी पोषण की बात किया जाए तो उसके लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O यानी कि जल और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनमें से सभी की जरूरत है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि पीत कहाँ से स्रावित होता है यानी कि कहाँ से निकलता है। तो पीत रस जो होता है वो आप लोग याद रखिएगा यकृत से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, तो कहीं पे भी लीवर रहा गया तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो आप लोग याद रखिएगा रंध्र से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में आप लोग याद रखिएगा कोष्ठों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी अगर आपके शरीर में हो गया है तो उससे आपको घेघा रोग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो अगर इंसुलिन की कमी है आपके शरीर में तो आपको मधुमेह रोग धरेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। तो देखिए अंडाशय मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, डिम्बाहिनी भी है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो देखिए एक लिंगी पादप का अगर हम लोग बात करें तो जो पपीता होता है वो एक लिंगी होता है, बाकी ये सभी बहुलिंगी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि पराग कोष में होते हैं। तो देखिए पराग कोष जो होते हैं ये पौधों के नर जनन अंग होते हैं और इसमें क्या होते हैं, तो इसमें पराग कोष होते हैं, सॉरी पराग कण होते हैं। यहाँ पे पराग कण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग जाइएगा पराग कण के साथ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, जो कि महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है। तो मानव मादा की बात किया जाए उसमें अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है, उसमें अंडाणु का निषेचन यहाँ पे ये गलत ऑप्शन दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा फेलोपियन नलिका में होता है। कहाँ पे होता है, फेलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर आपको जहाँ पे भी फेलोपियन नलिका मिले वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो हीरा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हीरा के साथ आप लोग जाइएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो आप लोग इसको ध्यान से याद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।